ओके, वेलकम टू गेनिंग नॉलेज। पिछली क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में। आज की क्लास में हम मेजर अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो मेन अबायोटिक फैक्टर है वो क्या है? टेम्परेचर। ओके, इसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर है वो है वाटर। थर्ड जो है वो लाइट है और फोर्थ जो है वो सॉइल है। ओके, अब इसके बाद हम टेम्परेचर को अच्छे से डिस्कस करते हैं। हम जानते हैं कि टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट फैक्टर है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे इसका रोल कहाँ कहाँ पे आता है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो हम इक्वेटर के साइड्स पे रहते हैं, ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि इक्वेटर पे क्या होगा, टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है। ठीक? जब हम इक्वेटर पे होते हैं तो वहाँ टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, लेकिन जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होने लग जाएगा, यानी यहाँ का टेम्परेचर जो है वो लो हो जाएगा। तो सबसे पहला तो यही रूल हम देख रहे हैं कि इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज से डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, एक तो ये रूल है। इसके साथ में कुछ अलग से यूनिक हैबिटेट्स होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री से भी ज्यादा रहता है। ये यूनिक हैबिटेट्स जो हैं ये कौन से हैं? पहला है इसमें थर्मल स्प्रिंग। ओके, ये थर्मल स्प्रिंग क्या है? कुछ नहीं है, ये ग्राउंड हीटेड ग्राउंड वाटर हम इनको बोलते हैं, यानी ग्राउंड का वाटर है वो गर्म पानी। ठीक है, तो हीटेड ग्राउंड वाटर को हम बोलते हैं थर्मल स्प्रिंग। ओके, उसके बाद यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। एक और यूनिक हैबिटेट आएंगे इसमें, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट्स, यहाँ पे भी टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री से ज्यादा होता है। लेकिन हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते क्या है? एक्चुअल में होता क्या है, जो हमारा सी है, ठीक है, सी के डीप में एक मिनरल रिच फ्लूइड होता है। ठीक है, ये मिनरल रिच जो फ्लूइड है, ठीक है, ये फ्लूइड जो है वो ऊपर वाले सी के वाटर से मिल जाएगा और एक रॉक्स की चिमनी क्रिएट करेगा। रॉक्स की चिमनी क्रिएट करेगा, और ये जो चिमनी बनी है इसी को हम बोल रहे हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। ठीक है, क्योंकि इसका टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, ये सी के एकदम डीप में बनेगी और रॉक्स की बनी होगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। इसके साथ में टेम्परेचर का एक और इम्पोर्टेंट रूल है। हमारे जो एंजाइम्स होते हैं जिनको हम सभी क्या कहते हैं? बायो कैटालिस्ट। एंजाइम्स क्या होते हैं? बायो कैटालिस्ट। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, रिएक्शन को जो है वो फास्ट करवाते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी टेम्परेचर में चेंज आएगा तो वहां पर जो एंजाइम्स हैं उनकी काइनेटिक्स अफेक्ट होगी, और इस वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिज्म, ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी, ये सब कुछ अफेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर का रोल देखने को मिल रहा है कि अगर टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा, यानी कि ज्यादा होगा या कम होगा, तो एंजाइम्स की काइनेटिक्स अफेक्ट होएगी और जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजी ऑर्गेनिज्म की डिस्टर्ब हो जाएगी। इसके साथ में ही हम कुछ ऑर्गेनिजम्स भी जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे है यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म। यूरी थर्मल ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, यानी वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में, यानी कहीं भी हम उनको टेम्परेचर बहुत लो होगा तब भी वो अडेप्ट करेंगे, टेम्परेचर हाई होगा तब भी अडेप्ट करेंगे, मॉडरेट टेम्परेचर में भी वो अडेप्ट कर जाएंगे। एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके? काऊ, ह्यूमंस। ओके, स्टीनोथर्मल यानी जो बहुत ही लिमिटेड टेम्परेचर में सर्वाइव करेंगे। एग्जाम्पल है इसका पोलर बियर। मैं पोलर बियर को, ठीक है, डेजर्ट में डाल दूं तो क्या होगा, वो पोलर बियर जो है उसकी बॉडी जो है वो डेजर्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अडेप्ट ही नहीं कर पाएगी और वो वहां सर्वाइव ही नहीं करेगा। इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं स्टीनोथर्मल, यानी लिमिटेड टेम्परेचर में ही सर्वाइव करेंगे। ओके,
सो वाटर जो है वो हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अबायोटिक फैक्टर है। ओके, तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से वाटर जो है वो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसका रोल देख लेते हैं, कैसे वाटर जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हम सबके लिए। पहली बात तो हम इसमें ये देखेंगे कि जो हमारी लाइफ का ओरिजिन है वो किस में हुआ है, वाटर में। लाइफ का ओरिजिन वाटर में हुआ है। इसके साथ में ही प्लांट्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो भी वाटर पे डिपेंड करती है। किस तरह से करती है, अब जैसे कि प्लांट्स को वाटर जो है वो प्रॉपर अमाउंट पे मिलेगा तो वो अच्छी क्रॉप्स देंगे। ओके, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी में जो है वो वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो प्लांट्स ड्राई एरियाज में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं जीरो फाइट्स। ओके, जो प्लांट्स ड्राई एरियाज में पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं जीरो फाइट्स। साथ में ही चाहे डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स हों, ऑर्गेनिजम्स हों, ह्यूमन्स हों, सभी को वाटर के लिए वाटर की बहुत ज़रूरत है। यानी बिना वाटर के हमारा सर्वाइवल जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, अब जो इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको जो है हम कहते हैं कि इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास तो बहुत पानी होता है, तो इनको जो है इनको तो वाटर की प्रॉब्लम फेस ही नहीं करनी पड़ती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए वाटर की जो क्वालिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पीएच आ जाएगी और वाटर की कंपोजिशन आ जाएगी। अब जो पीएच जो कंपोजिशन है उसमें हम बात करेंगे सॉल्ट कंसंट्रेशन की। ठीक है, सॉल्ट कंसंट्रेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, सैलिनिटी। और सैलिनिटी को हम मेजर करते हैं पीपीटी में। पीपीटी हो गया पार्ट्स पर थाउजेंड। ठीक है, ये आपको याद रखना। अब जो फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी जो सैलिनिटी होती है वो होती है 5%। जो ऑर्गेनिजम्स सी में रहते हैं इनकी सैलिनिटी होती है 30 to 35%। ओके, और जो हाइपर सलाइन लेगून्स होते हैं इनकी सैलिनिटी होती है मोर मतलब 100 से भी ज्यादा। ओके, हाइपर सलाइन लेगून्स की जो सैलिनिटी है वो 100 से ज्यादा होती है। ओके, अब पहली बात आती है कि हाइपर सलाइन लेगून्स होते क्या है, तो इसके लिए हमें लेगून्स पता होने चाहिए। लेगून्स क्या होते हैं, एक बड़ा सा सी है और वो एक उसके पास में एक सैंड बार्स प्रेजेंट है, यानी हम बोल सकते हैं कि सैंड जो है वो बहुत सारी प्रेजेंट है। ठीक है, वो उस सैंड जो है वो सी को सेपरेट कर रही है एक शेलो वाटर जोन से, और इस पूरे एरिया को हमने क्या बोल दिया, लेगून्स। और हाइपरसलाइन लेगून्स वो हो गए जिसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो काफी ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक हम पॉइंट समझेंगे, जैसे कि फ्रेश वाटर में रहने वाली एक फिश है जिसकी सॉल्ट कंसंट्रेशन कितनी है, 5। ठीक है, तो फ्रेश वाटर में रहने वाली फिश है, उसकी 5% जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है मैं उसको किस में डाल दूंगी, सी के अंदर। ओके, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 30 to 35%। तो ये फिश जो होगी ये क्या होगी, श्रिंक हो जाएगी, यानी सारा पानी इसकी बॉडी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑस्मोसिस हो गई। अब इसी तरह से सी में जो रहने वाली फिश है उसको मैंने डाल दिया फ्रेश वाटर में। ठीक है, तो ये फिश के अंदर क्या होगा, सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है, फ्रेश वाटर का कम है, तो ज्यादा को जब कम में डालेंगे तो क्या होगा, सारा पानी उसके अंदर भर जाएगा और वो फिश जो है वो बर्स्ट हो जाएगी, यानी ये भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। यानी जो फिश श्रिंक होगी या फिर जो फिश बर्स्ट होगी, दोनों ही के अंदर ऑस्मोसिस होगी और दोनों ही सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को वाटर की क्वालिटी के साथ साथ उसका जो बैलेंस है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो यानी वाटर सबके ही लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब और देख लेते हैं जरा वाटर के अंदर, जैसे कि यूरी हेलाइन। यूरी हेलाइन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सॉल्ट वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन में जो सरवाइव करते हैं, जिसमें माइग्रेटरी फिश जैसे कि सैल्मन। स्टीनोहेलाइन वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नैरो यानी लिमिटेड सॉल्ट कंसंट्रेशन में सरवाइव करते हैं, जैसे फ्रेश वाटर और मैराइन फिशेज आ गई। तो ये सारे पॉइंट जो थे ये वाटर के अंदर आ गए थे, जिसमें हमने क्या देखा कि वाटर हमारी लाइफ को बहुत तरह से इन्फ्लुएंस करता है। ड्राई एरियाज के प्लांट्स को हम बोलते हैं जीरोफाइट्स। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की वाटर की क्वालिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट कंसंट्रेशन देखिए, इनलैंड यानी जो फ्रेश वाटर है उसकी 5%, सी वाटर की 30 to 35%, हाइपरसलाइन लेगून्स की मोर देन 100%, और यूरी हेलाइन और स्टीनोहेलाइन ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने जाना। सो ये सारा वाटर का रोल था।
थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर है वो है लाइट। तो लाइट का जो सबसे पहला जो मेजर इंपॉर्टेंट रोल है वो है फोटोसिंथेसिस में। हम सभी जानते हैं जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोप्स, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। बट कैसे करते हैं, सनलाइट को एक एनर्जी सोर्स की तरह लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे और बना देंगे ग्लूकोज। ओके, तो ग्लूकोज जो है वो उनका फूड है, इसके साथ में ही वो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करेंगे। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस में लाइट का रोल। इसके साथ में स्मॉल प्लांट्स जैसे कि शर्ब लेयर हो गई, हर्ब लेयर हो गई, इन सबको जो है वो क्या सराउंड, कौन सराउंड करके रखते हैं, टॉल ट्रीज। उसकी वजह से क्या होता है, इनको जो है वो लाइट उतनी अच्छे से इजिली नहीं मिल पाती। यानी हम कह सकते हैं कि लो लाइट कंडीशंस में ही ये प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। यहाँ पर भी जो है वो लाइट का इंपॉर्टेंट रोल है। और क्या रोल है लाइट का, अब जैसे कि एक रिस्पॉन्स होता है जिसको हम बोलते हैं फोटोप्रोटेशन। इसमें क्या होता है, प्लांट रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू चेंज इन लेंथ ऑफ डे एंड नाइट कंडीशन। ठीक है, अब क्या है ये फोटोप्रियोडिज्म, जैसे कि 24 आवर्स का जो टोटल डे होगा, ओके, उसमें 12 आवर्स की नाइट है और 12 आवर्स का डे है। ठीक है, सो डे और नाइट में एक प्लांट किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, 12 घंटे के दिन में और 12 घंटे की रात में किस तरह से एक प्लांट का रिस्पॉन्स आता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोप्रियोडिज्म। ठीक है, ये रिस्पॉन्स 3 टाइप का होता है। ठीक है, एक होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, एक होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स और तीसरे होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स वो होते हैं जो नाइट के समय एक्टिव रहते हैं। ओके, लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं जो डे के टाइम में एक्टिव रहेंगे, और डे न्यूट्रल जो इक्वल एक्टिव रहेंगे डे और नाइट में। एग्जाम्पल जो है इसका वीट, इसका एग्जाम्पल क्राइसेंथेमम और इसका एग्जाम्पल है टमाटो। इसके साथ में फोटोप्रियोडिज्म में माइग्रेशन जो है वो भी जरूरी है, यानी बहुत सारे बर्ड्स जो है उनको भी लाइट चाहिए माइग्रेट करने के लिए। फ्लावरिंग में जो है वो भी लाइट का इंपॉर्टेंट रोल है, ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल है। इसके साथ में रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज है जिसको बोलते हैं ब्रीडिंग, यहाँ पे भी रोल इंपॉर्टेंट है। फोरेजिंग में यानी कि जो एनिमल्स अपना फूड सर्च करते हैं उसमें भी उनको जो है वो लाइट की जरूरत पड़ती है। लास्ट जो है वो डेली रिदम। डेली रिदम क्या है, डायर्नल एनिमल्स। डायर्नल एनिमल्स वो होते हैं जो डे टाइम में एक्टिव रहते हैं, और नॉकटर्नल होते हैं जो नाइट में एक्टिव रहते हैं। ओके, तो इस पे एग्जांपल क्या है, मैमल्स और बर्ड्स, और नॉकटर्नल में आउल और कॉकरोच। तो ये हो गया फोटोप्रियोडिज्म के बारे में। अब आगे देखेंगे लाइट में, आखिरी रिस्पॉन्स है इक्वेटिक हैबिटेट में। हम सभी जानते हैं जो हमारे ओशियंस होते हैं, ठीक है, इनके सबसे अंदर पे, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी इनके डीप में कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, उन तक पूरी तरह से सनलाइट नहीं पहुंच पाती, लेकिन वो सनलाइट का कुछ रेज को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ओशियंस के सबसे मतलब हम कह सकते हैं इनके सबसे डीप में जो है वो रेड एल्गी है। ओके, और उस वो कौन सी लाइट की रेज को अब्सॉर्ब करेगी, ब्लू रेज को। ये हमें याद रखना है कि रेड एल्गी जो है वो डीप में है और वो लाइट के ब्लू रेज को अब्सॉर्ब करते हैं, पूरी लाइट वहां तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसमें हम देखते हैं कि जो लाइट है वो कहाँ फॉल करेगी, विजिबल रेंज में, यानी शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव के बीच में जो रेंज है उसको हम बोलेंगे विजिबल रेंज ऑफ लाइट, जिसमें लाइट के 7 कलर्स यानी वेवफॉर्म जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और रेड एल्गी जो है वो ब्लू रेज को अब्सॉर्ब कर लेती है। सो ये सारा जो था वो लाइट के बारे में था। हम जानेंगे लास्ट अबायोटिक फैक्टर जो है सॉइल। सबसे पहले सॉइल जो है वो किस तरह का फैक्टर है, एडहेपिक फैक्टर। ओके, सॉइल जो है वो एक एडहेपिक फैक्टर है। सॉइल की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, पीडोजेनेसिस। ओके, सॉइल फॉर्मेशन को बोलते हैं पीडोजेनेसिस। उसके बाद हम देखते हैं हम सॉइल के बारे में, सॉइल किस तरह की है, ओके, और सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या हैं। ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, इन जो एरिया है उसका क्लाइमेट कैसा है, वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग प्रोसेस क्या हो गया, जैसे कि सॉइल का रॉक्स जो है वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाएंगी, और ये कैसे होगा, बायोलॉजिकल वे में। ठीक है, इसको बायोलॉजिकल तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर वाटर के थ्रू, ओके, या फिर केमिकल्स के थ्रू। सो ये सारा क्या है कि किस तरह से वेदरिंग हो रही है, चाहे केमिकल्स यूज कर लो, चाहे वाटर यूज कर लो, बायोलॉजिकल है, सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद आ गया ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन पहले तो आ गया कि वाटर और एयर, ये दोनों ही चीजें जो हैं ये ट्रांसपोर्टेशन में
हेल्प करती हैं। जैसे कि किसी एक जगह पे ब्राउन सॉइल प्रेजेंट है और वहां पे एयर के थ्रू उड़ के ब्लैक जो सॉइल है वो पहुंच गई, तो इसको हम बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन। ओके, और सेडिमेंट्री। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सॉइल का नेचर और उसकी प्रॉपर्टीज जो है उस पर डिपेंड करती है। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया सॉइल की कंपोजिशन। ओके, अब सॉइल की कंपोजिशन देखेंगे तो इसमें सबसे पहले सॉइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा। एक तो सॉइल एयर, ओके, सॉइल की एयर, सॉइल वाटर, ओके, सॉइल वाटर, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, कुछ ऑर्गेनिजम्स हो गए। ओके, अब बात आती है ऑर्गेनिक मैटर में क्या होगा। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो इसमें क्या होता है, सॉइल में ह्यूमस। अब ह्यूमस कैसे बनती है, जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं और उससे जो ऑर्गेनिक मैटर जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमस। ओके, तो ये हो गई सॉइल की कंपोजिशन। इसके साथ में ही कुछ मिनरल्स जो हैं वो भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो ये हो गई सॉइल की कंपोजिशन। नेक्स्ट आएगा सॉइल का टेक्सचर। सॉइल का जो टेक्सचर होता है, ओके, इसमें हम क्या देखते हैं, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े हैं छोटे हैं। ठीक है, तो ये सारी जो उनका साइज कैसा है ये सारे आ गए सॉइल के टेक्सचर के अंदर। एग्रीगेट फॉर्म में है या खुले खुले हैं। ठीक है, अब इसमें हम तीन तरह की सॉइल देखते हैं। एक हो गई सैंडी सॉइल, एक हो गई सैंडी सॉइल, दूसरी हो गई क्ले सॉइल, सेकंड आएगी क्ले सॉइल, तीसरी आ गई लोम सॉइल। अब बात करेंगे सैंडी सॉइल के बारे में। सैंडी सॉइल में 80% जो है वो सैंड होती है, 80% सैंड इसमें प्रेजेंट होगी। और अगर सैंड जो है वो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो उस वजह से क्या होगा, इसके अंदर परकोलेशन जो है वो इजीली हो जाएगा। परकोलेशन क्या है, वाटर कितनी इजीली पास कर रहा है, क्यों, क्योंकि सैंड के पार्टिकल्स बड़े बड़े हैं तो वाटर इजीली पास कर गया। वाटर इजीली पास करेगा तो वाटर जो है ये होल्ड नहीं कर पा रही, यानी इसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कैसी होगी, बहुत ही पुअर। ओके, तो ये हो गया सैंडी सॉइल के बारे में। अब बात करेंगे क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल में 50% क्ले प्रेजेंट होती है। ठीक है, और बाकी जो है इसमें सिल्ट रहती है। ओके, 50% क्ले और बाकी इसमें सिल्ट प्रेजेंट होती है। इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो काफी अच्छी होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसकी हाई होती है। क्यों हाई होती है, क्योंकि क्ले जो है वो बहुत ही फाइन होती है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसमें क्या होगा, पानी जो है वो पास नहीं कर पाएगा, इसलिए ये वाटर होल्ड कर लेगी, यानी इसमें पर्कुलेशन उतना ज्यादा नहीं होगा, लिक्विड पास नहीं करेगा। अब बात करेंगे लोम सॉइल के बारे में। लोम सॉइल जो रहती है इसमें जो है 40% सैंड, 40% सिल्ट और 20% इसमें क्ले प्रेजेंट होती है। 20% क्ले प्रेजेंट होती है। ओके, तो ये इसकी बहुत ही अप्रोप्रिएट कंपोजिशन है, जिस वजह से ये सॉइल जो होती है इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एकदम स्टेबल होगी। ठीक है, स्टेबल फॉर्म में इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही अच्छी होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मिनरल कंटेंट काफी ज्यादा होता है और काफी अच्छा होता है। ठीक है, सो ये हो गया सॉइल का टेक्सचर। इसके बाद देखेंगे सॉइल के पीएच के बारे में। सॉइल का जो पीएच है वो भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे स्लाइटली एसिडिक सॉइल है या फिर एसिडिक सॉइल है, उसका पीएच कैसा होगा, अल्कलाइन सॉइल का पीएच अल्कलाइन रेंज में फॉल करेगा। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह की सॉइल होगी, एसिडिक सॉइल, अल्कलाइन सॉइल, स्लाइटली एसिडिक, ठीक है, या फिर ज्यादा अल्कलाइन हो गई, स्लाइटली अल्कलाइन हो गई। इसके साथ में मिनरल्स में कैल्शियम हो गए, पोटेशियम हो गए, सोडियम, ये सारे मिनरल्स भी हैं सॉइल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और टोपोग्राफी यानी कि फिजिकल फीचर ऑफ ए प्लेस, ठीक है, जिसमें हिल्स में प्रेजेंट है सॉइल, ठीक है, वैलीज में प्रेजेंट है, माउंटेन्स में प्रेजेंट है, किन एरियाज में प्रेजेंट है, तो ये सारे जो है ये टोपोग्राफी के अंदर आ गए। तो ये सारे पॉइंट्स यानी जो सॉइल की कंपोजिशन है, सॉइल का टेक्सचर है, पीएच है, मिनरल है, टोपोग्राफी, ये सारे जो है ये क्या बता रहे हैं, किसी एरिया की वेजिटेशन कैसी है। ठीक है, तो इससे हमें पता लग जाएगा उस एरिया की वेजिटेशन, यानी जो वहाँ पे जो प्लांट्स होंगे, ठीक है, क्रॉप्स होगी, वो किस तरह की होगी और किस तरह के एनिमल्स जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये सारा जो था सॉइल के बारे में था। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गेनिंग नॉलेज को जरूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर टुडे क्लास।